हाय। आज का वीडियो उन डेंटिस्ट फैमिलीज के लिए है जिनकी नेक्स्ट जनरेशन भी डेंटिस्ट्री में आने वाली है। एक सवाल दिमाग में हमेशा होता है कि क्या हमें इनके लिए नया सेटअप खोलना चाहिए या इसी प्रैक्टिस में इनको एब्सॉर्ब करना चाहिए। इस डायलेमा को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनकी 4 जनरेशन डेंटल प्रैक्टिस में रही हैं। ही हिमसेल्फ इज द थर्ड जनरेशन and I'm talking about Grover family from Jaipur. So Dr. KD Grover आज हमारे साथ हैं. He is really passionate about dentistry and I think he is the only one जिनके पास पहले MBBS डिग्री आई और उसके बाद उन्होंने BDS की डिग्री ली. So they are that passionate. Dentistry is their first choice. उनके बच्चों ने भी यही चुना, उनके जो बहुएं आई उन्होंने भी यही चुना and many more generations to come with this dental practice. So welcome Dr. KD Grover. Welcome sir. And sir, before we start, I would like to know from your side कि आप तीसरी जनरेशन है डेंटिस्ट की अपनी फैमिली में. So how was the scenario? What was your story? जब आपने ज्वाइन किया क्या तो आपको challenges थे, क्या आपको facilities मिली and how did you overcome this? मेरे ग्रैंडफादर भी डेंटिस्ट थे। 1948 से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और मेरे फादर ने भी वही प्रोफेशन चुना। आगे मैंने, मेरी वाइफ और आगे मेरे दोनों बच्चे, उनकी वाइफ और उनकी होने वाली वाइफ, सभी डेंटिस्ट हैं। तो इस प्रोफेशन के लिए मेरे को बहुत छोटी एज से ही फैसिनेशन था। मैं 10th क्लास से ही मैंने क्लिनिक जाना शुरू कर दिया था। ये देखता था क्या चल रहा है डेंटिस्ट्री में, मुझे बड़ा मज़ा आता था और तभी मैंने अपना मेंटल मेकअप कर लिया था कि मेरे को इसी प्रोफेशन में जाना है। और मैंने पीएमटी दिया जिसमें मेरी 25th रैंक आई। वो साल था जब पहला ही साल था जब डेंटल कॉलेज खुलना था, उसके लिए 10 सीट्स अलॉट हुई थी डेंटल विंग के लिए। लेकिन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के आपस में कुछ कन्फ्लिक्ट रहा या जो भी रहा, तो उस वजह से वो 10 सीट्स नहीं खुली। लेकिन वो 10 सीट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी थी, तो उनको मजबूरी में जो नीचे वाले लोग हैं, लोअर रैंक वाले, उनको उन्होंने पीडीएस में लिया। उस ज़माने में लोअर रैंक वाले ही जाते थे। अब उल्टी है पोजीशन, अब अच्छी रैंक्स, हायर रैंक्स वाले भी डेंटल प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं। तो मैंने डेंटिस्ट्री को ऑप्ट किया। जी सर। तो सर आपने सेम प्रोफेशन जो आपकी फैमिली का आपने बताया वो आपने चूज किया, बट व्हाट वाज योर थॉट्स बिहाइंड दिस? और उसकी वजह से सर ऐसा होता ही है कि जब आप ग्रेजुएट होके आए, आपने प्रैक्टिस शुरू की, यू आर अ क्वालिफाइड डेंटिस्ट, और जब पेशेंट आते हैं तब वो आपके फादर पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों? वो उनके एक्सपीरियंस पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं एंड दैट टाइम यू फील कि अरे मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो उस चीज को आपने कैसे टैकल? ऑब्वियसली जब आप शुरू में आते हो तो हमेशा जो आपकी फैमिली में सीनियर डॉक्टर है, हमेशा उसी को पेशेंट को उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उनको लगता है ये लोग नए हैं, अभी पता नहीं इनको क्या आता होगा। तो आपको शुरू में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर क्योंकि इसी फील्ड में आपके एक तो पेरेंट्स को भी प्रमोट करना पड़ता है आपको, और फिर आपको प्रूव करना पड़ता है उनका काम करके कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अपने पेरेंट्स से कम नहीं, उनसे बेटर ही कर रहा हूँ। जी सर। एंड सर ये जो एक चीज है कि जब आप एक एस्टेब्लिश सेटअप में होते हैं तो ये चैलेंज तो आपको आते हैं, बट आपको पूरा सेटअप भी मिलता है, आपको इक्विपमेंट इंक्लूडेड मिलता है, पेशेंट एक फुटफॉल, बेसिक फुटफॉल आपके पास होता है, इस तरह के एडवांटेजेस भी रहते हैं। तो ये सर आपको क्या लगता है कि एक बंदा जो नया शुरू कर रहा है उसके ऊपर वास्तव में कोई एज रहता है या ये चीज थोड़ी सी कम्बरसम हो जाती है? बिकॉज अगर अपन सिनेमा में भी देखें तो जो सक्सेसफुल हीरो हैं उनके बेटे उतने ही सक्सेसफुल हो जाएं, ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है। बल्कि उनको इनिशियल फिल्में मिल जाती हैं बट बाद में उनके ऊपर उतना प्रेशर भी रहता है। तो वाज इट सेम फॉर डेंटल प्रोफेशन? देखिए ऐसा नहीं है। जो भी नई जनरेशन है उसको कुछ प्रूव करना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है और उसको दिखाना पड़ता है कि हम भी कैपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वो नाम से चलते रहेंगे या जिसे कहते हैं नाम की कमाई खाएंगे। जी जी। ऐसा नहीं है। एक इनिशियल
उनको स्टार्ट करने के लिए वो चीज़ ज़रूर हेल्प करती है। एक जो फुटफॉल रहता है इनिशियल और जो उनको जल्दी से लोग जान जाते हैं, जी, वो रहता है, लेकिन उनको अल्टीमेटली 2-3 चीज़ों से प्रूव करना पड़ता है। एक तो उनको अपना बिहेवियर भी अच्छा रखना पड़ता है, पेशेंट को किस तरह से वो समझाते हैं, किस तरह से एजुकेट करते हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है उनको काम अच्छा करना पड़ेगा। उनको काम देना पड़ेगा करके, तभी लोग उनके पास आएँगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे ग्रैंडफ़ादर अच्छा काम करते थे, फिर फ़ादर करते थे और मैं अच्छा नहीं करूँगा तो मेरे पास आगे लोग आएँगे। जी। एंड सर ऑन द सेम रैंक योर सन इज़ एन ऑर्थोडोंटिस्ट। अब कोई पेशेंट आता है और कहता है कि नहीं मुझे तो आपसे ही ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना है। तो हाउ विल यू कम्युनिकेट टू दैट पेशेंट नाउ? अब मैं तो यही कहता हूँ कि अब हमारे घर में तो सब अलग-अलग फ़ील्ड के हो गए, तो सबने एक-एक फ़ील्ड चुन ली है ना? और जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है वो वही फ़ील्ड का काम करता है यूजुअली। दूसरा बहुत काम, क्योंकि ऑब्वियसली बीडीएस किया हो तो सबको एक बेसिक वर्क तो आता ही है। लेकिन एमडीएस जिस चीज़ में वो स्पेशलिस्ट है उनको वो वाला काम ऑब्वियसली वो उस काम की ही प्रेफ़रेंस रहती है। तो यही चीज़ मेरे को पेशेंट्स को कन्विंस करनी पड़ती है कि अब आपका ये पर्टिकुलर वर्क ये करेंगे, क्योंकि ये उसके अंदर स्पेशलिस्ट हैं, और ये दूसरे जने हैं, ये आपका ये काम करेंगे क्योंकि ये उस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। और तो इस तरह से हम पेशेंट्स को कन्विंस करते हैं। जब आप खुद कहते हैं तो वो मान भी जाते हैं। बिल्कुल, एक बार हो सकता है थोड़ा इनिशियली वो हेजिटेट करें, पर कई बार इनिशियली जब ये लोग आए थे, अब तो इसको भी टाइम हो गया, तो मेरे को कई बार साथ खड़े होके बोलना पड़ता था कि देखो। और अब ऐसी बात नहीं है, अब इनको भी बड़े वाले बेटे को भी 3-4 साल हो गए, बड़ी वाली बहू को, और छोटा वाला बेटा भी अब आने वाला ही है। जी, जी। मतलब तो समटाइम्स यू हाँ, आर स्टैंडिंग विद देम बिसाइड चेयर, हुँ, इट कैन मतलब सैटिस्फाई दैट पेशेंट आल्सो और मतलब आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी प्रमोट हो ही जाती है उस वजह से। बिल्कुल। सर, एक सवाल हमेशा रहता है जैसे जब भी नई जनरेशन आने वाली होती है तो एवरीवन थिंक कि क्या हमें उन्हें एक नया सेटअप खुलवाना है या उन्हें इसी सेटअप में एब्ज़ॉर्ब करना है? जैसे आपके पास सर मल्टीपल क्लिनिक्स हैं, मल्टीपल स्पेसेस हैं अभी भी और तभी भी आप इस क्लिनिक पे ही सारे प्रैक्टिस करते हैं, आपने नंबर ऑफ चेयर्स बढ़ाए। तो प्रैक्टिकली ये कैसे बेनिफिशियल रहता है? क्योंकि अगर मैं बेनिफिशियल एंड की बात करूँ तो यू इट इज़ कॉस्ट सेविंग, यू हैव कॉमन रिसेप्शन एंड एरिया एंड बहुत सारी कॉस्ट कम हो जाती है। बट एट द सेम टाइम डेंटल प्रैक्टिस इज़ अ लॉट एरिया बेस्ड कि एक स्पेसिफिक एरिया से एक सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट पूल ही अट्रैक्ट होता है। तो अगर आप लोग या कोई भी अलग-अलग जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक ही जगह प्रैक्टिस कर रही हैं, उसमें सर पैसा ज़्यादा कहाँ बनता है मतलब और कॉस्ट मतलब ये जो आपने कैलकुलेशन लगाई होगी व्हाट वाज़ योर थॉट? क्योंकि ये बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। अ, जैसे कि मेरे 2 सेटअप्स थे, लेकिन कोविड के बाद दूसरा सेटअप छोटा था तो मैं उसको स्टार्ट ही नहीं किया, उन दिनों में बंद ही कर दिया, और फिर बाद में काफ़ी टाइम बाद सेकंड कोविड के बाद भी मैं उसको रेनोवेट करके अब इस ढंग से बना रहा हूँ कि उसमें अब लोग एकदम भीड़ से नहीं बैठे हैं, आस-पास नहीं बैठे हैं, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस स्टाइल ही चेंज हो गया। तो लेकिन ये जब मैंने सेटअप बनाया, तो इस सेटअप में क्योंकि बड़ा सेटअप था, तो हम लोग 2 जने आए, वाइफ़ और मैं। फिर उसके बाद जब बच्चों ने जॉइन किया, तो इसी जगह पे जॉइन किया, हमने इसी को एक्सपेंड किया। तो उससे हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी क्लाइंटेज वही रही, हमारी बढ़ी, और मुझे पूरी उम्मीद है जब छोटा बेटा भी आएगा और उसकी होने वाली वाइफ़ भी आएगी, तो और ज़्यादा बढ़ेगी ये क्लाइंटेज। इसीलिए हमने एडवांस में ही क्लिनिक में और चेयर्स लगा दी हैं इस हिसाब से कि अब इधर 6 जने भी हम काम कर सकें। और मेरे को तो लग रहा है कि हमारा काम एक सेटअप पे काम करके बढ़ ही रहा है। एक चीज़ और है, क्योंकि जब शुरू में आपने बोला था फुटफॉल हमेशा एरिया रहता है, तो बेस्ड मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे एक बार उनको उसी सेटअप पे मिल-जुल के ऐसा काम करना चाहिए। पेशेंट भी कन्विंस होता है कि अरे जी, वाह! मैं वहाँ गया, भाई 6 डेंटिस्ट थे या 5 डेंटिस्ट हैं या 4 हैं, या तो मेरे को उस पे उसको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना? और दूसरा क्या है कि आप जैसे प्रैक्टिस करते हो, तो
एक बार इनिशियली अगर आप पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम करते हो तो धीरे धीरे आपको लोग जानने भी लग जाते हैं। फिर आप, क्योंकि आपने जैसा बोला एक एरिया में एक लिमिटेड लोग होते हैं वही, लेकिन उस एरिया में भी डेंटिस्ट भी बहुत सारे होते हैं। जी। तो उन डेंटिस्ट से जरूरी नहीं है कि उस एरिया में हो सकता है आपके पास केसेस बढ़े ही, क्योंकि उस एरिया के भी आप बहुत सारे केसेस अभी नहीं देख रहे। तो हाँ। जो बच्चे आ रहे हैं वो पहले उस एरिया के केसेस भी तो बढ़ेंगे। तो लेकिन फिर विद टाइम जब उनको सब जानने लग जाए, वो अपनी एक पहचान बना ले, तो एक आपको दूसरा सेंटर भी मेरे हिसाब से एस्टेब्लिश करना चाहिए, जो थोड़ा सा ऐसी पॉपुलेशन में हो, ऐसे एरिया में हो, सॉरी, जहाँ पे कि उधर वाले पेशेंट्स इधर इजीली, क्योंकि भीड़ इतनी है आजकल और ट्रैफिक इतना है, तो आ ना पाते हो इजीली। तो आपको एक ऐसा एरिया भी सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ भी सिलेक्ट करें तो फिर वहाँ भी आप पूरा डेडिकेटेडली काम करें। जी, जी। ये सर बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर आप अपने स्पेस को ही एक बार एक्सपेंड करते हो, तो इतनी जल्दी सैचुरेशन नहीं आता है नहीं, और बहुत आराम से आप सभी अपने नंबर ऑफ पेशेंट्स वहाँ पे कैटर हो सकते हैं और एक स्ट्रेंथ दिखती है, जो आपने बात बहुत सही बताई। और हाँ, अगर मतलब एक समय हो गया है, नाउ यू आर मतलब द योर यंगर ब्रिगेड इज़ आल्सो एस्टैब्लिश्ड एंड वो एक दूर जगह पे जाके वहाँ का पेशेंट पूल भी कैटर करना चाहते हैं, तो वो हमेशा उस चीज़ को कर सकते हैं। बट स्टार्ट अपने ही सेटअप से अगर एक्सपेंड करके करते हैं, तो ये दोनों तरीके से बेनिफिशियल रहता है। यही चीज़ सर आप शायद कहना चाह रहे थे। हाँ, क्योंकि आपने बताया जैसे कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, जी। आपकी स्पेस है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ है, स्टाफ ज़रूर बढ़ता है, डेंटिस्ट्री में ऐसा नहीं है। 2 डॉक्टर हैं तो 2+2 तो मिनिमम चाहिए, और 3 है तो 3+3 चाहिए, 4 है तो 4+4 चाहिए। हर डॉक्टर को मिनिमम 1 असिस्टेंट चाहिए। हुँ, हुँ। तो उसके अलावा भी एक आध ऐसा कॉमन आदमी चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो ये वाला स्टाफ तो बढ़ेगा, जितने डॉक्टर्स होंगे उतने असिस्टेंट तो बढ़ेंगे। जी, जी, फिर जी। भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई खर्चे ऐसे होते हैं जो उसमें मैनेज हो जाते हैं, जो 2 सेंटर्स पे ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे और 1 सेंटर पे कम होंगे। जी सर। एंड सर जब अपन कॉस्ट की बात कर ही रहे हैं सर, तो कॉस्ट और क्वालिटी ये डेंटल प्रैक्टिस में एक ऐसा सीसॉ है जिसको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड जितना मैं आपको जानता हूँ उसके हिसाब से मतलब क्या होता है ना सर, शुरू में आपको जो भी नया प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी पसंद आता है आप उसको परचेज तो कर लेते हैं व्हेन यू हैव कैश फ्लो और एंड अप यू एंड अप डंपिंग दैट टेक्नोलॉजी। तो जब आप एक यंग डेंटिस्ट हैं, तो उस टाइम पे ये थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप किया जाए कि क्या चीज़ तो मुझे लेनी चाहिए एंड क्या चीज़ वेस्ट ऑफ मनी है? तो विद योर एक्सपीरियंस आपने ये चीज़ कैसे डिसाइड की? देखो, जब कोई नए जने आते हैं या नया डेंटिस्ट आता है, वो एस्टेब्लिश करने लगता है, तो आज की तारीख में इतना कॉम्पिटिशन है, एक मिनिमम उसको चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी। उसके बिना उसका वो सोचे अभी इसका कोई शॉर्टकट है, इसके बिना काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन विद टाइम वो धीरे-धीरे उसमें चीज़ें ऐड करता जाएगा, है ना? तभी उसके लिए सर्वाइव करना पॉसिबल होगा। तो हम लोगों ने भी, जब हमने भी इतने सालों पहले, 30 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए, तो हमने भी एक दिन में तो सब कुछ खरीद नहीं लिया था। विद टाइम धीरे-धीरे हर चीज़ डेवलप होती रही। और एक 2 थ्योरीज़ है देखिए इस चीज़ में, जी, जी, बहुत जी। अच्छी थ्योरीज़ है कि एक तो जब आपको ज़रूरत होती है, आपको लगता है मेरी ज़रूरत है, तो मैं कोई इक्विपमेंट या मशीनरी खरीदूँ। दूसरा, आप जब खरीद लेते हो, तो आपको टेंशन होती है कि अब मैं इसकी किश्तें कैसे भरूँगा? तो अब मुझे इसके लिए पेशेंट भी मोटिवेट करना ही है। जी, जी, तो जी। मैं सेकंड थ्योरी में बिलीव करता हूँ, इसलिए पहले खरीद लेता हूँ, चाहे पेशेंट हो चाहे नहीं हो, और फिर मैं उसके लिए पेशेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि वो अच्छी चीज़ ली है, पेशेंट जी। के बेनिफिट के लिए ली है, जी, तो जी, जी। ऑब्वियसली पेशेंट को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जी, जी, जी। सर अब ये तो जब आपके पास एक रनिंग प्रैक्टिस है तब तो चले हुँ, सेटअप-वेटअप सब लगा हुआ है और हुँ। आप नई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। बट कोई भी यंग डेंटिस्ट जो कि नया सेटअप डालेंगे, उनके लिए सर मेरे हिसाब से 4 बड़े चैलेंजेस होते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस से क्या सॉल्यूशन देखते हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगा सभी के बेनिफिट के लिए। सर सबसे पहला चैलेंज होता है इनिशियल कैपिटल कि आप सेटअप कैसे डालेंगे, इक्विपमेंट मशीनरी कैसे परचेज़ होगा। सेकंड कि इनिशियल पेशेंट का फुटफॉल कैसे आएगा, नया पेशेंट कैसे आए। तीसरा कि उस पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे हो अच्छे तरीके से, वेदर दिस ट्रीटमेंट है,
और कॉस्ट है, फीस है, वो सब कैसे ताकि पेशेंट आपका मतलब आपसे ट्रीटमेंट करवाए। एंड चौथा स्टाफ। तो सर इनिशियल कैपिटल से अपन शुरू करें। अगर कोई नया सेटअप कोई शुरू कर रहे हैं, फैमिली में कोई बैकअप नहीं है डेंटिस्ट्री का, तो वो कैसे कैपिटल शुरू लेके आएँ? एक तो आपको डिसाइड ये भी करना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी क्लाइंटेज डिसाइड करनी चाहिए कि मैं ऐसे एरिया में प्रैक्टिस करूं जहां पे कि इस मिनिमम इक्विपमेंट से भी लोग इम्प्रेस हों, उसमें काम कराएं और उससे खुश हों। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ ऑलरेडी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और वो ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें चाहते हैं उनको मिलें, तो उस एरिया में आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो सब चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी। तो आपको एरिया ऑफ प्रैक्टिस भी पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए। तो ये पहले डिसाइड करके फिर आप वो चीज़ें लेंगे। ऑब्वियसली कुछ लोन्स लेने पड़े, लेने चाहिए शुरू में, पर इतने हैवी भी नहीं ले लेने चाहिए कि आप उसको चुकाने में ही आपको दिक्कत आ जाए। ये चीज़ आपको ध्यान जी रखनी है। अब सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे मेरे को भी। इनिशियल हाँ, इनिशियल फुटफॉल। हाँ। इनिशियल फुटफॉल के लिए हमारे टाइम पे तो थोड़ा-सा अलग सिनेरियो था, अब थोड़ा अलग है। उस टाइम पे हम कैसे उस टाइम पे कैंप्स ज़्यादा होते थे, है ना? स्कूलों में जाके हम लेक्चर्स देते थे। ये चीज़ें करते थे धीरे-धीरे, तो इससे लोग आपको देखते थे, एक बार लोगों को पता चल जाए। एक बार जो फेस बार-बार लोगों को हिट करता है, वो धीरे-धीरे पॉपुलर भी होने लगता है। जी, और एक बार आपके पास आता है, तो वो मैं शुरू से एक चीज़ बोल रहा हूँ, प्रूव तो आपको करना पड़ता है। जी, अगर वो आने के बाद आप प्रूव नहीं कर पाए कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, तो कोई भी तरह का ऐड, कोई भी चीज़ आपको हेल्प नहीं करती। लेकिन अब नई जनरेशन है, उसके लिए नए तरीके हैं। सोशल मीडिया है, सोशल उसको आप जैसे वीडियोज़ डाल सकते हो, यूट्यूब वीडियोज़ डाल सकते हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अब टोटल आपका मतलब स्टाइल चेंज हो गया है। आपको इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। एंड सर पेशेंट से बात करने का कॉन्फिडेंस, ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना और अपने चार्जेस माँगना, क्योंकि सम टाइम पेशेंट्स बुली करते हैं। ये भी आपको ये आपको सोचना पड़ता है पहले ही कि देखो आप 2 तरह की प्रैक्टिस करते हो। एक तो आप जो आ रहा है, वो बार्गेन कर रहा है, आप उसको कर रहे हो। ऐसे ही आप भी जब शॉपिंग करने जाते हो, तो आप 2 तरह की शॉप लोग होते हैं। एक तो वो जाते हैं ऐसी शॉप पे जहाँ वो बोले क्या कम करना है, वो कम कर देगा, उनको अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि इसने कम कर दिया। दूसरे वो लोग होंगे जिनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको ये है कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए और उनके लिए आपको कम करना भी नहीं है। अगर वो लोग कम कराना चाहते हैं, तो आपको इनिशियली शुरू से ही, नहीं तो आपकी इमेज वैसी बनने लग जाएगी। ये तो हर चीज़ में ज़्यादा बोलता होगा, इसलिए हर चीज़ में कम कर देता होगा। तो आपको वैसी इमेज नहीं बनानी चाहिए। आपको अपने चार्जेस डिसाइड करके थोड़ा थोड़ा उस पे, अगर आप वैसे मटेरियल्स लगा रहे हैं, ऑब्वियसली आपके इतने सारे खर्चे हैं, आपको निकालने भी हैं, रिकवर भी करने हैं। आप अपनी जेब से थोड़ी डाल सकते हैं। जी, तो एक तरह का ओवरहेड तो है नहीं, खूब सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पैसे निकालने हैं, तो आपको ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्जेस फिक्स रखें और उसमें कुछ वेरिएशंस नहीं आए। हाँ, अगर आपको कम करने हैं, तो हम एक ओथ लेते हैं, हमें गरीबों की प्रैक्टिस, गरीबों के लिए कुछ काम करना चाहिए, सस्ता करना चाहिए, फ्री करना चाहिए और उसमें आपको खुशी होनी चाहिए कि यार ये गरीब आदमी आया, हमने इसका काम फ्री किया, चाहे हमारी जेब से लगा। लेकिन अगर कोई पैसे दे सकता है और सिर्फ उसकी नेचर में है कि मेरे को तो बोलना ही है और मेरे को तो कम कराना ही है, उसकी इस आदत को बल्कि आपको बदलना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। एंड सर जैसा कहते हैं कि डेंटिस्ट्री इज़ फोर हैंड डेंटिस्ट्री और आज की डेट में सिक्स हैंड डेंटिस्ट्री एंड रोल ऑफ रिसेप्शन, तो ये स्टाफ कैसे मैनेज हुआ? आपने इतने सालों तक अपने स्टाफ को जो रिटेन किया, व्हाट वाज़ की? देखिए, स्टाफ भी आपको खुश तभी रखता है जब आप भी स्टाफ को खुश रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टाफ के फेवर में भी करनी पड़ती हैं। तो उनको आपको हर तरह से उनको आपको हेल्प करनी पड़ती है ना? और आपकी सैलरीज़ भी इस तरह से होनी चाहिए कि वो ईज़िली कहीं छोड़ के जाने की सोचे, तो सही थोड़े दिनों में वापस भी आ जाए। तो सही इसलिए, बात है सर। और कभी आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी चीज़ का, उनको पर्क भी दे सकते हैं, जी,
अगर कोई बहुत लंबा काम करा रहे हैं तो उस तरह के उनको चार्जेज़ और उनको दे सकते हैं, कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं, हर फेस्टिवल पे कुछ कर सकते हैं उनके लिए। फिर हर एक की कोई रिक्वायरमेंट रहती है, मैरेजेज़ हैं, आगे उनका बच्चा हुआ है, तब आपको थोड़ा-सा कंसिडर करना चाहिए कि मेरे को ये सब हेल्प करनी है, तभी वो आपके लिए भी सोचेंगे। मतलब सर ज़रूरत में आप अगर उनके साथ खड़े दिख रहे हैं और हुँ, उनको इज़्ज़त पूरी फ़ील हो रही है, तो वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे। बिल्कुल सही। बात कर रही है। तो सर थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल विज़डम 30 ईयर का एक्सपीरियंस और उसके कहते हैं जेम्स ऑफ योर वर्ल्ड। सर इन लास्ट आई विल रिक्वेस्ट यू टू मतलब आप 2 ऐसे की हैबिट्स अगर बता सकें जो कि पेरेंट्स लाइक यू जिनके बच्चे आने वाले हैं और बच्चे जो कि इसी डेंटिस्ट फैमिली में हैं और अब वो आने वाले हैं प्रैक्टिस में, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहे ग्रुप प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए, एक तो पहले आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस लाना है कि डेंटिस्ट्री बहुत ही अच्छी फ़ील्ड है। जब मैं एमबीबीएस करने के बाद डेंटल कोर्स कर सकता हूँ, बीडीएस कर सकता हूँ, तो बीडीएस को ऐसा नहीं सोचे कि एमबीबीएस बेटर है या ये। आज की तारीख में हर फ़ील्ड में आप कोई भी फ़ील्ड लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत कुछ है करने को। तो एक तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर आप बच्चों में कॉन्फिडेंस जगाएँ और उनको अपनी फ़ील्ड में मैक्सिमम काम करने के लिए मोटिवेट करें। अगर आप पेरेंट हैं, तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बच्चों के लिए भी कुछ जोड़ता ही है। तो जोड़ने ज़रूरी नहीं है आप उनकी शादियों में ज़्यादा लगाएँ, उनके घूमने-फिरने पे ज़्यादा खर्च करें। इनिशियली आपको उनके सेटअप के लिए, उनकी मशीनरी के लिए, उस पे आपको खर्चा उनके लिए बेनिफिशियल होगा, बजाए इसके कि आप ऐसी फालतू की चीज़ों में जो लोगों को दिखाने के लिए करी जाती है, उस पे आप ज़्यादा खर्चें। बहुत, बहुत सही कहा सर आपने और सर जो एक बहुत अच्छा टेक होम मैसेज मैसेज मेरा है कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, उसके हिसाब से आपको लोकेलिटी चुननी चाहिए। तो बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज सर मुझे लगा इन हाँ, लास्ट नहीं, सो नहीं, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम ओके, एंड होप कि जो भी यंग डेंटिस्ट इसको देखेंगे और जो फैमिली ऑफ डेंटिस्ट इसको देखेंगी वो आपको थैंक यू कहेंगे मन ही मन इस सारे वर्ड्स ऑफ विज़डम के लिए। थैंक यू। थैंक यू।